को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये बहुत खुशी की बात है, जैसा मुझे बताया गया कि जसबीर सिंह की याद को लगातार बनाए रखने का सिलसिला थमा नहीं है। हर साल ये आयोजन होता है और मेरे लिए ये बहुत ही सम्मान। एक्चुअली मैं थोड़ा आज के भाषण को लेकर अस्त व्यस्त महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो विषय मैंने चुना है उस पर मैं लगभग 3-4 साल से लगातार काम कर रहा हूँ और ढेर सारी सामग्री मैंने इकट्ठी की है, लेकिन वो बेतरतीब ढंग से है। उसको सिलसिलेवार ढंग से शेयर करना शायद थोड़ा मुश्किल होगा। और दूसरी बात ये, सरकार खुद को विचारक या चिंतक बनने की कोशिश करता है तो ये हादसा हो ही जाता है। मोदी जी ने बहुत जल्दी समझ लिया कि चाय बेचने वाला काम नहीं करना है और आज कभी पत्रकारिता के प्रोफेशन में, कभी एकेडमिक्स की दुनिया में, कभी कविता कहानियाँ करते रहे, कभी व्यंग लिखते रहे, कभी किताबें अनुवाद करते रहे, तो सब कुछ करने के चक्कर में कुछ नहीं कर पाए। आसान तो ये होता, जैसे अभी नीचे बैठे थे हम लोग, तो बातें केवल मीडिया की हो रही थी, सारी चर्चाएं घूम फिरकर केवल मीडिया पर केंद्रित थी और वो मेरे लिए बहुत आसान विषय था, क्योंकि 20 साल से उसी पर बोलता आ रहा हूँ, पढ़ाता आ रहा हूँ। तो मैं बड़े आराम से नोम चॉम्स्की का नाम लेके प्रोपेगेंडा मॉडल समझा देता, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट पर बात कर लेता, या किसी पे कुछ पोस्ट थेरा पर बोल देता, कंफर्मेशन थ्योरी, इको चैम्बर वगैरह वगैरह, या फेक न्यूज़, पेड न्यूज़, टीआरपी का खेल क्या है। टीआरपी पर तो मेरा रिसर्च है, पीएचडी है, तो वो और आसान विषय होता मेरे लिए। लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है, आ बैल मुझे मारने की प्रवृत्ति होती है उनके अंदर। तो ये जोखिम मैंने ले लिया है कि मैं एक बहुत ही पेचीदा विषय को आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। समकालीन राजनीति और आज़ादी, दो हिस्सों में आप देख सकते हैं, एक समकालीन राजनीति, एक आज़ादी। समकालीन राजनीति को कहाँ से देखा जाए, कहाँ से देखा जाए मतलब उसको बहुत तरीके से देखा जा सकता है, लेकिन जो हिंदी में कहते हैं परिप्रेक्ष्य या पर्सपेक्टिव, मौजूदा राजनीति को समझने के लिए क्या हम उसे केवल स्थानीय स्तर पर समझें या उसे वैश्विक स्तर पर समझें, क्योंकि ये ग्लोबलाइज दुनिया में हम रह रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ट्रंप की दुनिया अलग है, मोदी की दुनिया अलग, दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। या वहाँ का समाज जिस तरह से बिहेव कर रहा है और हमारे यहाँ समाज में जिस तरह की हलचल मची हुई है, क्या उसमें बहुत बेसिक डिफरेंस है क्या वहाँ की दक्षिणपंथी राजनीति और भारत की दक्षिणपंथी राजनीति, उसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है? क्या ये जो चीज़ें हम अपने देश में घटित होते हुए देख रहे हैं, क्या वो वैश्विक स्तर पर, दुनिया के स्तर पर ट्रेंड के रूप में उनको हम पढ़ सकते हैं? अगर पढ़ने की कोशिश करें तो क्या नतीजे निकलते हैं? हर बार हमें लगता है कि जो ट्रंप बोल रहे हैं
या कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल मोदी जी से मिलता जुलता है। या भारत में ये हो रहा है और वहाँ का मागा क्राउड अमेरिका का कर रहा है, वो एक जैसा लगता है। या यहाँ भारतीय जनता पार्टी घुसपैठ, जो इमिग्रेंट्स की बात होती है वो बिल्कुल मिलती जुलती है। जिस तरह के नस्लवादी सोच को गढ़ा जा रहा है या नस्लवादी रुझान सामने आ रहे हैं जिन रूपों में, क्या वो हमारे यहाँ नहीं दिख रहे हैं? तो समकालीन राजनीति को कैसे परिभाषित किया जाए, एक ये बड़ी चुनौती है। उसमें मीडिया की भूमिका, कहा जा रहा है कि आज का समय सूचना और नरेटिव्स का समय, समकालीन राजनीति के संदर्भ में कह रहा हूं। जिसका नरेटिव चल गया उसकी राजनीति चल गई। जिसके हाथ में मीडिया है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो राजनीति को कंट्रोल कर रहा है। ये हम पूरी दुनिया में होते देख रहे हैं। और यहीं पर नोम चॉम्स्की का प्रोपेगंडा मॉडल आ जाता है कि कैसे वो वर्क करता है, कैसे जो पूरा सिस्टम है वो कैसे काम करता है और उसका कैसे इस्तेमाल करता है। ये जो सत्ता और कारपोरेट का जो गठजोड़ है या मीडिया का जो कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है, उसने मीडिया के चरित्र को कैसे बदला है। या समाज में अगर फासिस्ट फोर्सेस मजबूत हुई हैं तो वो मीडिया का चरित्र कैसे बदल रही है, मीडिया उनके लिए कैसे काम कर रहा है। हाँ, एक डिफरेंस जो मुझे बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में लगता है और वो है जाति का डिफरेंस, जाति व्यवस्था का डिफरेंस, जो कि दुनिया में जाहिर है कहीं और है नहीं, हमारे यहाँ ही है। और वो इस पूरे पॉलिटिकल इंटरप्ले में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। आप हर दिन देख रहे हैं दलित अत्याचार की घटना, एक्स आईपीएस के साथ हुआ, सीजीआई के साथ हुआ, रायबरेली में हुआ। आज दो बड़ी घटनाएं दलित अत्याचार, दलित उत्पीड़न की आई हैं, एक मध्य प्रदेश से, एक उत्तर प्रदेश से। उसके पहले भी मध्य प्रदेश के दमोह से आई। लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। और ये जो अपर कास्ट डोमिनेशन आया है, क्या जिस फांसीवाद की हम बात करते हैं उसमें इसकी कोई बड़ी भूमिका है? क्या वो जातियां जो हमेशा डोमिनेट रही हैं, अपना डोमिनेंस चाहती रही हैं, उसको फिर से कायम करने के लिए, या वो मूल रूप से फासिस्ट थी जो अब एक नए माहौल में सत्ता हासिल करने के बाद उनका वो चरित्र उभर कर आ गया है और वो उस तरह से बिहेव कर रही है। ये जो पूरा परिदृश्य है समकालीन राजनीति का, जिसमें हम क्रोनी कैपिटलिज्म की बात करते हैं, जिसमें हम मीडिया के रोल की बात करते हैं, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बात करते हैं, तो हमें एक नया ट्रेंड ये देखने को मिलता है कि हर जगह अपर कास्ट अब बहुत ज़्यादा वोकल हो गया, एग्रेसिव हो गया। आप लोग ने देखा ही होगा कि सीजीआई पर जूता फेंका गया और उसके पहले कुछ जो राइट विंग के यूट्यूबर्स हैं उन्होंने किस तरह की बातें की। खुलेआम पॉडकास्ट बनाकर सोशल मीडिया पर डालकर कह रहे हैं कि ऐसे सीजीआई को मारा जाना चाहिए। ये जो एग्रेशन आया है वो किन वजहों से आया है? जाहिर है कि चूंकि सत्ता उनकी सत्ता से उनको प्रोत्साहन मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है, इसलिए वो इतने
बेखौफ हो गए हैं कि इस तरह की चीजें वो कह सकते हैं और उनका बाल बांका भी नहीं होता है। वो घूम रहे हैं धड़ल्ले से। ये जो सिस्टम आया है जिसमें मॉब लिंचिंग की छूट मिल गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद कहीं भी बुलडोजर चलाया जाता है, खुलेआम हेट स्पीच, अभी गिरिराज सिंह का नमक हराम वाला आपने देखा होगा स्टेटमेंट, कायदे से तो उस स्टेटमेंट के बाद ना तो उन्हें मंत्रिमंडल में रहना चाहिए था, ना ही चुनाव प्रचार में कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन था। लेकिन ये सब हो रहा है, खुल्लम खुल्ला हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है। तो यही एक नई राजनीतिक संस्कृति हमें देखने को मिल रही समकालीन राजनीति में, जिसका जो चरित्र है वो बहुत ही फ्यूडल है। पोजिशन लीडर्स के साथ भी वही कर रहा है, वो सोशल वर्कर्स के साथ भी वही कर रहा है, वो लिबरल्स के साथ भी वही कर रहा है, वो लेफ्ट के साथ भी वही कर रहा है। और मुझे लगता है ये इसलिए भी कुछ समय से बढ़ रहा है क्योंकि शायद 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक घबराहट है। अगर आप राइट विंग के यूट्यूबर्स के वीडियोस देखें तो वो बार बार कह रहे हैं कि मोदी की सत्ता को पलटने की साजिशें रची जा रही। खासतौर पे जब बांग्लादेश और नेपाल का हो गया उसके बाद से ये लगातार कहा जा रहा है। अमेरिका रच रहा है, पहले तो सोरोस का नाम आता था, राहुल गांधी का नाम आता था, उसको भी जोड़ ही देते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय साजिश हो रही है क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट मोदी तनकर खड़े हैं महाशक्ति के सामने, झुक नहीं रहे हैं और ये मंजूर नहीं है महाशक्ति को। ये एक नरेटिव गढ़ा जा रहा है। तो ये नरेटिव का खेल है, बहुत सारे नरेटिव बन रहे हैं। उन नरेटिव पर कौन हावी हो, नरेटिव ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहा है, उससे राजनीति संचालित हो रही है। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है क्योंकि हम आप नरेटिव बनाने की स्थिति में नहीं है। नरेटिव कौन बना रहा है, कौन गढ़ रहा है? जिनके पास पूरा सत्ता तंत्र है, मीडिया तंत्र है, कारपोरेट जिनके साथ हैं, क्योंकि सूचनाएं कैसे ज्यादातर लोगों तक पहुंचे इसका सिस्टम जिसके पास होगा उसका नरेटिव भी अंततः स्वीकार्य होगा। तो ये एक बहुत भारी चैलेंज है। उसका दूसरा काट हो सकता है, जैसे हमने देखा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, कि मेन स्ट्रीम मीडिया को बाईपास करके भी उसको सेंटर स्टेज में वो राहुल गांधी ले आए। ये जो मास कॉन्टेक्ट और मास मूवमेंट है, यही है जो इस चीज को तोड़ सकता है और उसकी बहुत कमी है। तो लोगों तक पहुंचा कैसे जाए, ये एक समकालीन राजनीति में जो प्रतिरोध की राजनीति है उसका उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज। तो अगर मैं इसको संक्षेप में अगर इस समकालीन राजनीति को परिभाषित करूं या उसका एक नक्शा बनाने की कोशिश करूं तो मैं कह सकता हूं कि दुनिया में कुछ ट्रेंड्स चल रहे हैं। उन ट्रेंड्स से हिंदुस्तान जुदा नहीं है। उन ट्रेंड्स का मतलब ये है कि जो पावर में है वो सारे संसाधनों पर कब्जा कर रहा है। उनके अपने मित्र हैं जिनको वो सपोर्ट कर रहा है, वो बदले में उन्हें तमाम तरह के आर्थिक संसाधन मिल रहे हैं। क्या है डेमोक्रेसी? भूल जाइए आप,
वो मनमाने तरीके से कर रहे हैं, जो चाहे वो कर रहे हैं और डंके की चोट पर कर रहे हैं। ये कमोबेश स्थिति मुझे लगता है कि जो ब्रिटिश राज के दौरान थी वैसी आ गई, और इसका तोड़ भी कमोबेश वैसे ही। अब मैं इसके दूसरे हिस्से पर आता हूं, आजादी। आजादी आजादी पर ही का ही विषय है जिस पर मैं पिछले 3-4 सालों से बहुत 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 सोच रहा हूं, और मुझे लगता है कि आजादी आज का की वर्ड है, आज की हर चीज को समझने का एक की चाबी है। और अगर आप आजादी के डिटेल में जितना जाते जाते हैं, आपको और चीजें बिल्कुल साफ होती जाती हैं। याद कीजिए, जेएनयू में छात्र नेताओं ने हमें चाहिए आजादी, भूख से आजादी, भय से आजादी, मनुवाद से आजादी, वगैरह वगैरह। और उसके बाद से आजादी का लफ्ज अपराध बना दिया गया। मतलब अगर आपने आजादी की बात की तो आप देश विरोधी हैं, आप देश को तोड़ना चाहते हैं, आप हिंदू। ये आजादी का लफ्ज जो कि इतना खूबसूरत लफ्ज है, जो हम सब जिसको मतलब अंदर से जीना चाहते हैं, उस लफ्ज को इतना बदनाम कर दिया जाए कि हम उसको स्थिति क्यों बनी। आजादी जो मौजूदा रजीम है, अगर आप उसके कैरेक्टर को देखें तो वो हमेशा से आजादी के विरुद्ध रही। और इसमें मैं 3000 साल पहले तक जाता हूं, जब आजादी छीन ली गई वर्ण व्यवस्था के जरिए, जाति व्यवस्था के जरिए। कुछ लोगों ने उस आजादी को अपनी मुट्ठी में कर लिया और बाकी की आजादी छीन ली गई कि आपको तो ऐसे रहना पड़ेगा, हम आजाद, हम आपकी महिलाओं के साथ कुछ कर सकते हैं, हमारा अपराध नहीं, आपने किया तो अपराध होगा, आपको ये काम करना है। ये सिलसिला उस समय से चला आ रहा है। आजादी इनके लिए बहुत बुरा शब्द है, और इसीलिए आपने आजादी के आंदोलन में देखा कि ये लोग आजादी के खिलाफ थे, आजादी के आंदोलन के खिलाफ थे, हर तरह से षड्यंत्रकारी भूमिका में थे, अंग्रेजों की मदद कर रहे थे, समाज का विभाजन कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे थे। तो इनके सोच में आजादी का विरोध है, इनके विचारधारा के अंदर ये बैठा हुआ है आजादी का विरोध, और इसलिए वो आजादी शब्द से घबराते हैं। वो नहीं चाहते कि दलित आजाद हो जाएं, वो नहीं चाहते कि महिलाएं आजाद हो जाएं, किसी की आजादी वो नहीं चाहते। भागवत हमेशा कहते रहते हैं महिलाओं को घर में रहना चाहिए, बच्चे पालना चाहिए, पति की सेवा करना चाहिए, उन्हें महिलाओं की आजादी नहीं चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहते हुए कह चुके हैं कि दलितों को वही काम करना चाहिए जो करते आए हैं, और उसमें गर्व महसूस करना चाहिए। पूरा जो संघ परिवार का संत समाज है, वो पूरी इस वर्ण व्यवस्था को कायम रखना चाहता है, क्योंकि उसमें जो सबसे ऊपर बैठा वर्ग है उसकी आजादी सुनिश्चित होती है, उन्हें निचले वर्ग की वर्ण की आजादी से कोई लेना देना नहीं। तो ये आप देखिए दोहरा घालमेल हो रहा है, एक तो वर्ण व्यवस्था और दूसरी जो कारपोरेट है
वो भी तो अपर कास्ट के हाथ में ही है। मतलब अब तो सारे इंस्टीट्यूशन पे आप देख लीजिए उन्हीं का कब्जा है, और वो सब मिलकर इस पूरी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं ताकि आजादी की बात न करे, और जो आजादी की बात करेगा वो देशद्रोही होगा। तो ये तो जो मौजूदा रिजीम है ये उसका सोच है। हमारा क्या सोच है? क्या हम आजादी के बारे में सोच रहे हैं? सोच रहे हैं तो किस तरह से सोच रहे हैं? क्या हमारे अंदर, हम लोगों के बीच में आजादी का कोई कंसेप्ट है? नहीं है। हम लोगों ने मान लिया है कि जो 1947 में आजादी मिल गई थी वो आजादी का प्रोजेक्ट वहीं खत्म हो गया, पूर्ण विराम लग गया। लेकिन मेरा सोच ये कहता है कि आजादी कभी पूर्ण नहीं होती है, और आजादी एक निरंतर लड़ाई, चलने वाली लड़ाई। एक साथ पूरी आजादी कभी नहीं मिलती, ये टुकड़ों टुकड़ों में 4 साल तक जाता हूं कि अगर बुद्ध खड़े हुए तो एक आजादी की लड़ाई वो भी थी, वो भी आजादी की लड़ाई थी। उसके बाद जितने भी इस तरह के संघर्ष, बदलाव आए आज तक, वो सारे आजादी की लड़ाई के हिस्से हैं। किसान आंदोलन को आप केवल किसान आंदोलन के तौर पर ना देखें, वो भी एक आजादी की लड़ाई। आजादी की लड़ाई को हम लोग कांग्रेस या उस समय जो आंदोलन चल रहा था 47 तक, हमने उस रूप में देखा। हमने उस आजादी के आंदोलन के पीछे कितने आंदोलनों का सहयोग था। मतलब इसको इस तरह, सारी छोटी 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 नदियां आती हैं और मिलके एक समंदर बनाती हैं। आजादी का आंदोलन समंदर था, लेकिन उसमें कितनी सारी नदियां आकर मिली हैं उस आजादी के आंदोलन को समंदर बनाने में, वो हम नहीं सोचते। तो ये जो किसान आंदोलन है, या सीए के खिलाफ आंदोलन है, या बेरोजगारों का आंदोलन है, या लद्दाख में सोनम वांगचुक का आंदोलन है, या बस्तर में आदिवासी लड़ रहे हैं, इवन नक्सल आंदोलन भी मैं कहूँगा, ठीक है वो हिंसा को आप दरकिनार करेंगे, लेकिन बेसिकली तो वो आदिवासियों की आज़ादी का आंदोलन। तो बहुत सारे आज़ादी के आंदोलन आज भी चल रहे हैं, हमें इसको इस तरह से देखना चाहिए। आज़ादी की लड़ाई कभी बंद नहीं हुई, वो निरंतर चल रही है, आज भी चल रही है। और ये कब विशाल रूप लेगी, उस तरह का रूप लेगी जैसे 1857 में लिया था या 1947 में उसका परिणाम आया। ये सारी लड़ाइयाँ आज़ादी की लड़ाइयाँ, और अभी भी आप विपक्ष के संघर्ष को उसमें देख सकते हैं। दक्षिण में जिस तरह से सनातन को देखा जा रहा है द्रविड़ मूवमेंट के जरिए, वो भी एक लड़ाई है। मैं तो कहूँगा कि जो असम में अभी जुबीन गर्ग की संदेहास्पद मौत हुई है और उसके बाद वहाँ जो अपराइजिंग हुआ है, वो भी एक आज़ादी की लड़ाई है, क्योंकि उसमें जुबीन गर्ग लगातार कह रहे थे कि ये जो हेमंत बिश्व शर्मा है बहुत बदमाश आदमी है, इसको वोट मत देना। वो अंदर से, चूंकि मेरा असम से संबंध है, मेरी ससुराल ही असम में है, तो मैं उसको बहुत करीब से देखता रहता हूँ। वाली घटना जिसे हम केवल ये समझेंगे कि एक गायक था जो चला गया और उसके लिए लोग पागल हो रहे हैं क्योंकि उसके गानों में वैसी चीजें थीं, लेकिन ऐसा नहीं है। आंदोलन के बहुत सारे रूप सामने हैं। अभी हमें वो एक बड़ी धारा के रूप में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये जैसे जैसे दमन शुरू होता है फिर आकार लेने लगते हैं।
ज़्यादा टाइम हो जाए तो बता दीजिएगा मुझे, या बोरियत होने लगे तो भी बता दीजिएगा। अब मैं कुछ जो मैंने बनाए हैं, आज़ादी का व्याकरण, ग्रामर ऑफ फ्रीडम। इसका जो पहला सूत्र है, जब तक आज़ादी एक शब्द है वो झूठ है। जब तक आप आज़ादी को केवल एक शब्द के रूप में देखते हैं वो झूठ है। जब वो क्रिया बनती है तभी सच्ची होती है। आज़ादी एक्शन में आएगी तभी उसके मायने बनते हैं। आज़ादी आज़ादी हम डिस्कस करते रहें उसका कोई सेंस नहीं। आज़ादी के लिए जब आप एक्टिव होते हो, अपने हासिल करने के लिए प्रयास करते हैं, तब वो सच्ची आज़ादी है। इसको मैं डिकोड करता हूं थोड़ा। आज़ादी केवल बोलने की या चुनने की नहीं, कर्म करने की जिम्मेदारी। आपके पास कुछ चॉइसेस हैं, वो आज़ादी नहीं है। आप बोल पा रहे हैं, कहते हैं हम लोगों को, जब हम ये कहते हैं कि भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हमले हो रहे हैं, मीडिया पर हमले हो रहे हैं, तो पलट कर कहते हैं फिर आप ऐसे वीडियो कैसे बना पा रहे हैं, यानी हम झूठ बोल रहे हैं। तो बात ये नहीं है कि आप कुछ बोल पा रहे हैं, बात ये है कि उस बोलने का कोई असर हो पा रहा है क्या, वो एक्शन में आ रहा है क्या। दूसरा इसका हिस्सा है, तुम आजाद तब नहीं होते जब तुम्हारे पास विकल्प होते हैं। हम सबके पास जो संपन्न हैं, समृद्ध हैं, हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आजाद हैं। तुम तब आजाद होते हो जब तुम दूसरों के लिए विकल्प बनते हो। इसको, आपकी आजादी को आप लोगों की, समाज की आजादी से जोड़ कर देखते हैं। जब आप दूसरों के विकल्प के लिए काम करते हैं, दूसरों की आजादी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तब सचमुच में आप आजाद कह सकते हैं अपने आप। आजादी का पहला शत्रु हम मानते हैं डर। डेफिनेटली इस समाज में जितना डर बढ़ा है, पैदा हुआ है, उसने हमारी आज़ादी उतनी ही कम की है। हम बोलने के पहले आगे पीछे देख लेते हैं, कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं सुन रहा है। जैसे मैंने ट्रेन में अब पॉलिटिकल चर्चा बंद कर दी है, पता नहीं कब कौन आकर मारपीट करने लगे, क्योंकि सच तो सुनना संभव नहीं सबके लिए। तो डर तो डेफिनेटली है, लेकिन असली जो आज़ादी का शत्रु है वो विस्मृति है। विस्मृति से ताल्लुक मेरा ये है कि जब हम अपने अतीत को भूल जाते हैं, उन आज़ादी की लड़ाइयों को भूल जाते हैं जो हमारे पुरखों ने लड़ी थी, तो फिर हम आज़ाद नहीं रह जाते, के लिए तैयार होते हैं। इसको थोड़ा और मैं एक्सप्लेन करता हूं। दलित, आदिवासी, स्त्री और अल्पसंख्यक संघों के उदाहरण दे सकते हैं संघर्षों के। जब समाज किसी वर्ग की स्मृति मिटा देता है तो वो उन्हें नहीं मिटा रहा होता है, बल्कि अपनी आत्मा की एक परत भी उधेड़ देता है। कोशिश हो रही है, हजारों साल से कोशिश हो रही है कि जो निचले तबके हैं उनकी कहानियां बाहर ना आने पाए। वो तो कुछ कहानियां गलती से हमारे धर्म ग्रंथों में आ गई कि भाई शंभूक वध आ गया। अब उस समय तो नहीं सोचा होगा कि ये 1,500-2,000 साल पहले हमारे मुसीबत बन जाएगा। सीता की अग्नि परीक्षा आ गया, इस तरह की चीजें, मनुस्मृति,
जिसमें ये इस तरह की चीजें भरी पड़ी हैं, आज समझ में आता है कि वो सारी चीजें हमारे सामने हैं। लेकिन अगर जो पीड़ा इन वंचित समुदायों ने भुगती है वो उसको भुला बैठे, तो फिर आजादी बेमानी हो जाती है। उसको याद रखना इसलिए भी जरूरी है, जो मैंने पहले कहा था, कि आजादी एक निरंतर लड़ाई, एक बारगी खत्म नहीं होती। तीसरा है, आजादी का नाम करुणा है, जिससे ये सरकार पूरी तरह से खाली है। करुणा नाम की चीज इस सरकार में नहीं है, और मैं कहूंगा कि हमारे देश के एक बड़े समाज में वो करुणा है ही नहीं। अगर करुणा होती तो ये वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था होती ही नहीं। कितनी, आप सोचिए कि कितना अत्याचारी दिमाग होगा जिसने ये व्यवस्था गढ़ी होगी। हजारों साल तक गुलाम बना के रखा है आपने। हमारे मोहन भागवत जी ने अभी 2 दिन पहले कहा था डीकोलोनाइजेशन, कि हमें जो औपनिवेशिकवाद, उपनिवेश काल में जो हमारे दिमागों को कोलोनाइज कर दिया गया है, हमें उससे निकलना है, हमारी ज्ञान परंपरा को वापस लाना है। अब ये कौन सी ज्ञान परंपरा है? ये ब्राह्मणवाद से निकली ज्ञान परंपरा है। इसमें 80-85% आबादी का क्या हिस्सा था, और वो ज्ञान परंपरा क्या देती है हमें, और आज के समय हमें कौन सी ज्ञान परंपरा चाहिए जब दुनिया कहीं और जा रही है, इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है। इतनी सारी चीजें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्तर पर बदल चुकी हैं कि वो इररेलेवेंट हो गया है। कुछ होगा उसमें, मैं पूरी तरह से इसको खारिज नहीं कर रहा हूं, होगा। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि डीकोलोनाइज करके आप उस एरा में जाना चाहते हैं, 2003 साल पहले समाज को ले जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप दलितों को वहीं रखना चाहते हैं, महिलाओं को वहीं रखना चाहते हैं, पिछड़ों को वहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि उस समय तो वही सामंती व्यवस्था थी। उसी तरह उस खांचे में जो ज्ञान पैदा हुआ उस व्यवस्था के अनुकूल पैदा हुआ। तो ये इसको, इस पर सोचने की जरूरत है। तो मैं करुणा पर वापस लौटता हूं। कंपैशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिसेंट, और ये आप बुद्ध में भी देख सकते हैं, गांधी में भी देख सकते हैं, कि करुणा से कैसे हम अपनी आजादी की लड़ाई को लड़ें। आप हिंसा से नहीं लड़ सकते, हमने देख लिया, क्योंकि स्टेट बहुत पावरफुल है, उसके पास सारे ऑपरेटर्स हैं, सेना है, पुलिस है, एजेंसीज हैं, जेल हैं। गांधी ने अहिंसा को हथियार बनाया इसलिए कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो प्रयोग किए, वहां उन्होंने पाया कि इन अंग्रेजों से आप उस तरह से नहीं लड़ सकते। ये तभी संभव है कि जब अपनी करुणा से इनके अंदर करुणा पैदा करें। आस्पद है कि अंग्रेज उस करुणा की वजह से उनका कोई हृदय परिवर्तन हुआ और वो छोड़कर चले गए। उसके बहुत सारे कारण हैं। गांधी के नेतृत्व को, के योगदान को मैं कम नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स भी थे। और जो मैंने पहले बात की थी कि किसी भी आज़ादी के आंदोलन में बहुत सारे आंदोलनों की भूमिका होती है, जिसमें भगत सिंह का आंदोलन था, बहुत सारे मजदूरों का आंदोलन था, किसान आंदोलन थे, वो सब मिलकर वो शक्ति बने थे, और गांधी जी ने उसकी एक दिशा दी, एक लीडरशिप दी। लेकिन केवल गांधी होते अकेले तो क्या कुछ कर पाते? नहीं कर पाते। सत्ता हिंसा से शासन करती, इसको डिकोड कर रहा हूं मैं। सत्ता हिंसा से शासन करती है, लेकिन विचार
करुणा से रुकते हैं, टिकते हैं। जो करुणा से शासन करना सीख जाए वही सच्चा लोकतंत्र बना सकता है। जिस सत्ता में, जिस सरकार में करुणा नहीं होगी, वो लोकतंत्र का भी सम्मान नहीं करेगी। वो उसी तरह से बिहेव करेगी जैसी आज की हुकूमत कर रही है। आजादी का चौथा सूत्र, विरोध को सम्मान देना। डिसएग्रीमेंट इज नॉट डिवीजन, इट इज डाइवर्सिटीज डायलॉग। ये विविधताओं के बीच संवाद है, ये डिवीजन नहीं है, बंटवारा नहीं है। असहमति, किसी भी लोकतंत्र में असहमति का सम्मान करना चाहिए, और जब जितनी ज्यादा असहमति का सम्मान होगा हम उसको उतनी ज्यादा आजादी मानेंगे। जितना कम होगा उतनी कम आजादी। पांचवा और अंतिम सूत्र है, मौन भी प्रतिरोध है। साइलेंस इज नॉट सरेंडर, इट इज द ग्रामर ऑफ वेटिंग ट्रुथ। हर दौर में कुछ लोग चुप रहते हैं, वे डर से नहीं, सच के परिपक्व होने का इंतजार करते हैं। तो जो वोकल नहीं है बहुत, इसका मतलब ये नहीं कि वो सरेंडर कर चुके, वो सही वक्त का इंतजार करते हैं जब बोलने का असर हो। तो हर व्यक्ति जो चुप है, खामोश है, उसने हथियार डाल दिए हैं, ये ना माने। क्योंकि साइलेंस भी अपने आप में एक प्रतिरोध है और ताकत है। हमने सत्ता के इन प्रपंचों को स्वीकार नहीं किया है, ये मौन रूप में हम दिखा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको समझने की जरूरत है। एक और सूत्र नहीं है, कुछ वाक्य में छोटे छोटे, जो मैं एक तरह से अपने नोट्स शेयर कर रहा हूं आपसे। अगर आजादी केवल सत्ता से मुक्ति होती तो हर क्रांति स्थायी हो गई होती। अभी तक जितनी क्रांति हुई हैं वो बाद में जाकर पलट गई, या तो भटक गई या पलट गई। इसलिए कि आजादी केवल सत्ता से मुक्ति होती तो हर क्रांति स्थायी होती। सत्ता मुक्ति नहीं देगी, मगर हर क्रांति की पराजय इसमें है कि उसने मनुष्य के भीतर के डर को नहीं तोड़ा। अगर क्रांति हुई है और उसने मनुष्य के भय को नहीं तोड़ा है और भय का सृजन किया है, तो फिर वो क्रांति क्रांति नहीं है, वो बल्कि और भी आजादी को लील गई। ये समझने की जरूरत है कि सत्ता कैसे स्वतंत्रता को अपने हिसाब से परिभाषित करती। इसको आज के फ्रेम में सोचिए, जो कुछ चल रहा है देश में, सत्ता कैसे स्वतंत्रता को अपने हिसाब से परिभाषित करती है। मौजूदा रिजीम में स्वतंत्रता क्या है कि हम मुसलमानों के साथ कुछ भी कर लें, हम दलितों के साथ कुछ भी कर लें। ये स्वतंत्रता, ये उनका जो उनके एक्शन में निकल कर आ रहा है, ये स्वतंत्रता है। वो इस तरह से उसको परिभाषित कर रही। फिर कैसे कानून आजादी का पहरेदार बन जाता है और नागरिक की इच्छा को अनुशासन के नाम पर बांध दिया जाता है। गौर कीजिए तीन शब्दों को। एक, स्वतंत्रता को अपने हिसाब से परिभाषित करती है, कानून को आजादी का पहरेदार बना दिया जाता है। कानून का इस्तेमाल हो रहा है, आजाद ना होने पाए कोई। जो भी आजादी है उसको रोको वहां पर, कानून के डंडे से, कानून के डर से, और नागरिक की इच्छा को अनुशासन के नाम पर बांध दो। अगर हम आजादी की बात करें तो हम अनुशासन भंग कर रहे हैं, हम समाज में अव्यवस्था, अराजकता फैला रहे हैं, अशांति पैदा कर रहे हैं। तो वो अनुशासन चाहिए उनको।
अनुशासन के डर से, अनुशासन के कंसेप्ट से वो हमें चुप करना चाहते हैं। बता दीजिए सर, टाइम बहुत ले रहा हूँ क्या मैं? मनुष्य के अंदर 3 बंधन हैं। मैं सारा कुछ संदर्भ में ही कह रहा हूं। पहला बंधन है भय का। राज्य पहले भय से नागरिक को वश में करता है। पुलिस, जेल, अदालत, आयकर, सुरक्षा, ये सब भय के संस्थान हैं। ये सब हम सबको डराने के संस्थान हैं। फिर झूठ से 3 बंधन है, भय का बंधन, झूठ का बंधन और एक है सहमति का बंधन। तो झूठ का बंधन, पुलिस, जेल, अदालत, आयकर, सुरक्षा, ये सब भय के संस्थान हैं। ये सारा काम करते हैं भय के बंधन में नागरिकों को बांधने का। फिर आता है झूठ का बंधन। झूठ से समाज, झूठ से उसके मस्तिष्क को, यानी समाज के मस्तिष्क को भर दिया जाता है और इसमें रोल होता है मीडिया, शैक्षणिक संस्थान और धर्म। ये 4-5 औजार हैं सत्ता के, जिनसे वो हमारे अंदर झूठ को भरता जाता है। फिर तीसरा है सहमति का बंधन। ये एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट की तरफ ले जाता है कि आपको सहमत कर लिया जाए कि ये सहमति का है। ये बहुत सारी पत्नियों को लगता है कि अधिकार है पति का पीटना, तो ये सहमति का बंधन इस तरह से क्रिएट किया जाता है। देश, ये सहमति के बंधन में देश के लिए जरूरी है, ये सब जो हो रहा है देश के लिए जरूरी है। मुसलमानों को अगर चूड़ी टाइट करके नहीं रखेंगे तो तोड़ देंगे ये देश को। उनको संदिग्ध बना कर रखो, उनको दंडित करो, हो सके तो उनको नागरिकता से वंचित कर दो ताकि वो चुनाव में भी भूमिका न निभा सके। दूसरा है कानून का पालन कीजिए। हमारे लोग कानून का पालन नहीं करेंगे, आप कानून का पालन कीजिए, आप कानून मत तोड़िए। और तीसरा है शांति बनाए रखिए। अगर आपने आज़ादी की बात की, असहमति की बात की, विरोध की बात की, तो आप शांति भंग कर रहे हैं, आप अराजकता फैला रहे हैं, आप मोदी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, आप सोरोस के पैसे से यहाँ सत्ता गिराना चाहते हैं, आपके संबंध अमेरिका से हैं, वगैरह वगैरह। ज़्यादा हो रहा हो तो बता दीजिएगा, मुझे लग रहा है कि भारी ना हो जाए। थोड़ा करके आए। नहीं, मुझे तो ये लग रहा था कि मैं सचमुच में मैं कंफ्यूज था कि इसको कैसे आपके सामने रखूंगा, लेकिन ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा समय और लूंगा मैं। आज़ादी का पहला पाठ ये है, देह की आज़ादी। जो अपने शरीर पर दूसरों का नियंत्रण स्वीकार कर लेता है वो राज्य का पहला कैदी बन जाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जब हम अपने को राज्य को समर्पित कर दिया, यानी राज्य के कहने पर चलने लगे, तो हम राज्य के कैदी हो गए। फिर स्वतंत्रता कहाँ रही, आज़ादी कहाँ रही? तो पहली लड़ाई कहाँ से शुरू होगी? देह की आज़ादी से, कि हम पहले मुक्त हों, इस कैद से मुक्त हों। हम राज्य के उन विचारों को, उन कार्यक्रमों को, उन एजेंडे को
स्वीकार नहीं करेंगे जो हमें कैदी बनाता। थोड़ा डिकोड करता हूं मैं इसको। देह पर पहला नियंत्रण सत्ता का नहीं समाज का होता है। सत्ता का नहीं समाज का होता है। जाति, धर्म, लिंग, पहनावा यही शरीर की पहली जेल है। देह की मुक्ति इसलिए राजनीतिक मुक्ति की पहली शर्त। सत्याग्रह का अर्थ केवल सत्ता से टकराना नहीं, अपनी देह से संवाद करना, अपने शरीर से, अपने मन से बातचीत करना, ये सत्याग्रह। सत्ता के मुकाबले खड़े हो जाना उसके बाद की कड़ी है। दूसरा पाठ है श्रम की आजादी। जो रचना करता है वही शासक है, लेकिन शासक ने उसे मजदूर कह दिया। जो भी रचना कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, वही शासक होना चाहिए, लेकिन उसे मजदूर कह के खत्म कर दिया गया। अगर आज का नागरिक उत्पादन का अंग तो है पर परिणामों का स्वामी नहीं है, इसलिए लोकतंत्र अधूरा है। जब तक श्रम को प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, आजादी अधूरी रहेगी। इसे आप चाहें तो साम्यवाद से जोड़ सकते हैं। श्रम की प्रतिष्ठा, श्रमिकों की प्रतिष्ठा, उसका शासन, ये वहां तक ले जाता है। क्रांति तब नहीं होती जब सत्ता बदलती है, क्रांति तब होती है जब काम करने वाले को अपनी मेहनत पर, केवल सत्ता बदलने से कोई ग्रुप, कोई समूह, कोई पार्टी, कोई विचारधारा सत्ता में आ जाए, इतना काफी नहीं है। जब तक कि लोगों को ये न लगे कि हमें हमारी भागीदारी और हमारे मेहनत पर हमारा हक है। स्मृति की आजादी। सत्ता मनुष्य को केवल वर्तमान में कैद नहीं करती, उसके अतीत को भी झूठ में बदल देती है। ये लगातार हम देख रहे हैं कैसे इतिहास का पुनर्लेखन किया जा रहा है। आपको इतिहास, मिथकों को इतिहास के रूप में बताना, अतीत के बारे में कपोल कल्पनाएं आपके दिमागों में भरना, ये एक कोशिश सत्ता की है। और पहले भी सत्ता इस तरह की कोशिशें करती है। सत्ता का चरित्र होता है कि वो अपने हिसाब से इतिहास गढ़ना चाहती है, अपने अनुकूल इतिहास। और ये सरकार थोड़ा ज्यादा तेज चल रही है। इसके तहत एक मजहब को शत्रु, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा इतिहास का पुनर्लेखन का क्या एजेंडा है। एक मजहब को शत्रु, एक जाति के अधीन और एक भाषा को श्रेष्ठ घोषित करके राष्ट्र का नक्शा बनाया जाता है। एक शत्रु चाहिए, एक जाति के तहत सब आ जाए। यहाँ आप हिंदू जाति समझ लीजिए, हिंदुओं में भी ब्राह्मण और अपर कास्ट, और एक भाषा, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान वाली एक भाषा को श्रेष्ठ घोषित कीजिए, उसके आधार पर नक्शा बनाइए। जो अपनी स्मृति को वापस पा लेता है वो कभी दास नहीं होगा। अगर आपने अपने संघर्षों की स्मृति को वापस पा लिया है, जिंदा रखा है, तो आपको कभी कोई गुलाम नहीं बना सकता। जब तक हाशिए की स्मृति राष्ट्रीय स्मृति नहीं बनेगी, तब तक संविधान सिर्फ एक ग्रंथ रहेगा, जिंदा दस्तावेज नहीं। जब तक हाशिए के लोग, उनका इतिहास, उनका संघर्ष हमारे इतिहास का मुख्य हिस्सा नहीं बनेगा, तब तक ये जो संविधान है वो संविधान जिंदा नहीं माना जाएगा, वो एक कागज की पोटली होगी। विचार की आज़ादी। आज विचार अपराध है और सहमति पवित्र कार्य। आपने पढ़ा वो अभी कल ही ब्रिटिश की जो दुनिया भर की नामी स्कॉलर है, हिंदी की स्कॉलर है,
उसको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया। उसके पहले 4 और लोगों को इसी तरह से भेजा। जो सरकार विश्व गुरु बनना चाहती है वो स्कॉलर्स को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, किसी भी विचार को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसलिए शिक्षा को शिक्षा प्रतिरोध का नया माध्यम है। विचार की आज़ादी कोई दार्शनिक विलास नहीं है, ये मानवाधिकार की पहली सीढ़ी है, ह्यूमन राइट्स की फर्स्ट स्टेप। इसके बाद आगे की चीजें चलती हैं। और अब मैं बहुत समय नहीं लूंगा, आखिरी पाठ है। जिस समाज में करुणा मर जाती है वहां आजादी केवल एक नारा रह जाती है। हम देख रहे हैं कि पिछले 11 सालों में किस तरह से एक पूरे समाज का क्रिमिनलाइजेशन किया जा रहा है, अपराधीकरण किया जा रहा है। उनके अंदर से हत्या, मारपीट, मॉब लिंचिंग, इस सब को बाहर किया जा रहा है। ये अपराध नहीं है, ये बताया जा रहा है। और वो उसको धीरे धीरे उनके इंटरनलाइज कर रहे हैं, उसको ये जरूरी हिस्सा मान रहे हैं। ये करना जरूरी है, ये उनको बताया जा रहा है। तो एक यही तो हिटलर के राज में हुआ था। पूरे जर्मन समाज के अंदर उन्होंने ये आपराधिक मानसिकता बना दी थी और उन्हें यहूदियों को मारने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, उसको जस्टिफाई कर रहे थे, सही है। वो एक प्रोजेक्ट चल रहा है। हिंसा सिर्फ हथियार से नहीं, शब्दों से भी होती है। देशद्रोही, अर्बन नक्सल, अवैध, ये शब्द वही करते हैं जो गोलियां नहीं कर पाती। बदनाम करना, चरित्र हनन करना, ये मनुष्य को मनुष्य से काट देती है। आपने बना दिया, एक ब्रांड कर दिया कि ये ऐसी बात कर रहा है, अर्बन नक्सल है। ये भी बहुत कारगर हथियार हैं हत्या के। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि करुणा आज़ादी की अंतिम भाषा है। बिना करुणा के कोई क्रांति नहीं टिकती। एक और लाइन शेयर करूंगा। पहले लोग जमीन के लिए मरते थे, अब पहचान के लिए मार काट मचा रहे हैं। अब हत्या गोली से नहीं, नरेटिव से होती है। अखबारों और टीवी के नए शब्द ही नए हथियार हैं। अखबार, टीवी इस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं। मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादा बोर नहीं किया होगा। और मैं एक थोड़ा सा समय और ले लूँ, 1-2 मिनट। ये एक छोटा सा हिस्सा मैंने आज ही पढ़ा था, मैंने सोचा शेयर करूं। नाजियों की क़यादत में इसका शीर्षक है। एंटोन नाम के एक यहूदी थे और जर्मनी की सबसे मशहूर बेकरी के मालिकों में से एक। जब उनसे पूछा जाता कि वो होलोकॉस्ट में कैसे बच गए तो वो ये कहानी सुनाया करते थे। क्या तुम जानते हो कि मैं आज जिंदा क्यों हूँ? जब मैं किशोर था, नाजी हमें एक ट्रेन में यातना शिविर आश्रित ले जा रहे थे। पूरे पूरे दिन बिना खाना, बिना पानी, बिना कोट के बाहर बर्फ गिर रही थी, ठंड हड्डियां तोड़ देने वाली थी। हर पल मौत हमारे डिब्बे के कोने कोने में मंडरा रही थी। मेरी बगल में एक बूढ़ा आदमी लगातार कांप रहा था। मैं भी ठिठुर रहा था, लेकिन मैंने अपने हाथों से उसके हाथ रगड़े, उसका चेहरा, उसकी टांगें गर्म की। मैंने सारी रात उसे गले लगाया, उससे बातें की, उससे कहा कि हिम्मत मत हारो। सुबह जब सूरज निकला तो मैंने एक हैरान करने वाली बात देखी। डिब्बे के बाकी लोग ठंड से मर चुके थे, केवल वही एक बूढ़ा जिंदा था और मैं। वो इसलिए जिंदा था क्योंकि मैंने उसे गर्म रखा,
और मैं जिंदा था क्योंकि मैंने उसे जिंदा रखा था। और फिर एंटोन ने कहा, जब तुम किसी की जीने में मदद करते हो तभी तुम भी जीते हो। शुक्रिया।